हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि 7वें चरण में 1,65,000 शिक्षकों की होगी बहाली। अब इसमें देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य में प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों तक में 7वें चरण में तकरीबन 1,65,000 शिक्षकों की बहाली होगी। बहाली के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पोर्टल पर मेरिट लिस्ट बनेगी। पोर्टल पर मेरिट लिस्ट बनने के बाद नियोजन इकाइयों को दी जाएगी। हालांकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो रिक्तियां अभी घट बढ़ सकती है। 7वें चरण की नियुक्ति की तैयारी के तहत ही राज्य के सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों का ब्यौरा शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे देखिएगा कि यहाँ प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों तक बहाली की बात है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्राइमरी और स्नातक स्तरीय जो शिक्षकों की बहाली होती है प्राइमरी स्कूलों में और मिडिल स्कूलों में, यानी 1 से 5 और 6 से 8, इसके कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसका जो मेधा क्रमांक होगा, मेधा अंक होगा, वो कैसे निकाला जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र से संबंधित जितनी भी बातें हैं जो जानना आपको जरूरी है, उन तमाम बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। अब जैसे देखिएगा, नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता, यानी कि आप यदि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के रूप में आप योगदान देना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत होगी। यानी कि देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता है, कहने का मतलब इंटर या उसके समकक्ष जो भी डिग्री होगी वो प्राप्त करनी होगी। न्यूनतम 45% अंकों के साथ जो है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि देखिएगा मैट्रिक परीक्षा सबसे पहले पास करनी होगी, उसके बाद आपको इंटर परीक्षा पास करनी होगी या इंटर के समकक्ष या उधर मैट्रिक के समकक्ष। उसके बाद जो है आगे हम लोग क्या देखते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक, यानी कि BLED, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा और 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd, यानी जिसने NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार शिक्षक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के अंदर NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु या ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि TET हो या CTET हो, ये पास करना आपको अनिवार्य होगा। यानी कि ये तो बात आप किसके समझे, प्रारंभिक शिक्षक की बनने के लिए आप में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी और ये कौन कौन से पद नाम से जाने जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्नातक कोटि के शिक्षकों के विषयवार निम्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पहला होगा गणित एवं विज्ञान के शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और भाषा शिक्षक। यहाँ पर ये 3 प्रकार के पद हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि के शिक्षकों के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। और इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे देखिएगा BA, BSc और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। उसके बाद होगा क्या, न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA, BSc एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक या BEd।
उसके बाद न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड। इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक या बीएलएड। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी और बीएड, बीएससी एड या न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं 1 वर्षीय बीएड। तो ये आपका था एलिजिबिलिटी। और क्या कर रहा है, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर 6 से 8 वाला जो टीईटी होता है, 6 से 8 क्लास तक के लिए जो टीईटी आयोजित की जाती है वो पास करना स्नातक शिक्षक के लिए अनिवार्य होगा। अब हम लोग इस सब चीज को नहीं समझते हैं, अब सीधे हम लोग देखते हैं मेधा सूची का निर्माण कैसे किया जाएगा। अप्लाई आपका हो जाएगा। अब मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। मेन बात यही है। प्रखंड स्तर पर मेधा सूची का निर्माण प्रखंड नियोजन समिति के सदस्य, सचिव, सह कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किंतु मुख्य उत्तरदायित्व नियोजन समिति के सदस्य सचिव की होगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर मेधा सूची का निर्माण पंचायत नियोजन समिति के सदस्य सचिव एवं नियोजन समिति में मनोनीत उच्च विद्यालय के शिक्षक की होगी। नियोजन समिति के सदस्य सचिव मेधा सूची की तैयारी हेतु स्थान एवं तिथि आदि तय कर दूसरे सदस्य से आवश्यक सहयोग लेंगे। मेधा सूची के प्रत्येक पेज पर मेधा सूची निर्माण करने वाले दोनों सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। अब देखिएगा मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक या पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक की नियुक्ति हेतु मेधा सूची। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने जो भी प्राप्तांक लाया हो, जो भी प्राप्तांक है उसका प्रतिशत निकालना होगा। उसके बाद इंटर में जो भी है या उसके समकक्ष में जो भी प्राप्तांक है उसका प्रतिशत निकालना होगा। और प्रशिक्षण से संबंधित जो भी उनके पास डिग्री होगा उनका क्या करना होगा, प्राप्तांक निकालना होगा और तीनों को जोड़ना होगा। यानी कि तीनों को माना कि एक में 60 लाया, दूसरे में 70 लाया और तीसरे में 65 लाया, तो तीनों को जोड़ देना होगा और भाग देना होगा 3 से। और जो भी होगा यानी भाग देने के बाद जो भागफल होगा वही उसका मेधा क्रमांक होगा। दोस्तों तो बात समझ में आ गया। यानी कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के लिए क्या होगा, मैट्रिक का, इंटर का और जो भी प्रशिक्षण आप डीएलएड हो या बीएड हो, जो भी परसेंटेज होगा तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद 3 से भगा दे देंगे और जो भागफल आएगा वही भागफल क्या कहलाएगा, मेधा क्रमांक कहलाएगा। और भूतपूर्व में नोट है, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा क्रमांक में 10 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा इसमें एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी का मेधा सूची में निर्धारित किया जाएगा। तो ये भी बात आप समझ लीजिए, कहीं ऐसा सिचुएशन हो गया तो आप किसी पर एलिगेशन न लगाएं, परफेक्ट जानकारी रहेगा तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो स्नातक कोटि के हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं कि स्नातक कोटि के जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति हेतु मेधा सूची है, इसमें क्या होगा, स्नातक स्तर पर गठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत का योग। उसके बाद है प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत। यानी कि हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर एक बहुत ही समझने वाली बात है कि स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या कहता है कि स्नातक विषय में प्राप्त, तो स्नातक विषय में नहीं, यहाँ 2 सब्सिडरी भी आप पढ़े होंगे। जैसे देखिएगा कि अगर मान के चलिए कि ज्योग्राफी ऑनर्स आपका है
तो सब्सिडी आपका हिस्ट्री हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या दो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें जितना प्राप्त है इतना, जितना इसमें है इतना, यानी तीनों विषय में जो प्राप्तांक होगा उसको जोड़ देंगे, और साथ ही साथ जो टोटल मार्क्स होगा, जो टोटल मार्क्स होगा, जैसे 1500 का हम लोग के समय में होता था, अभी जितना का भी होता होगा, तो टोटल से क्या कर देंगे, उसको भागा कर देंगे और जो है परसेंटेज इस तरह से निकाल लेंगे। तो टोटल के जो प्राप्तांक है उस पर जो है परसेंटेज निकालिएगा, ना कि सिर्फ ग्रेजुएशन वाले का। ठीक है, तो ये प्राप्तांक आप निकाल लीजिएगा, उसका प्रतिशत प्लस बीएड जो आप किए हुए हैं, बीएड का जो प्राप्तांक है उसका प्रतिशत, दोनों के प्रतिशत को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद उसको 2 से भाग लगा देना है। माना कि एक में 70 आया, दूसरे में कितना आया, 65 आया, तो दोनों को जोड़ देंगे और भागा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, और जो भागफल आएगा वही उसका क्या होगा, मेधा क्रमांक होगा दोस्तों। तो और इसमें भी नोट याद रखेगा कि भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में ये 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा, और बाकी जो है मेधा क्रमांक समान होने पर जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा, और समान अंक और समान जन्मतिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्राप्तांकों की अतिरिक्त जो है, प्राप्तांकों की गणना अतिरिक्त और ऐच्छिक विषयों के अंकों को छोड़कर की जाएगी। ये अति महत्वपूर्ण बात है कि जो अतिरिक्त या एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं उसको छोड़कर की जाएगी, किंतु जहां ऐच्छिक विषय अनिवार्य विषय के रूप में हो वहां गणना की जाएगी। स्नातक योग्यता के लिए पठित सभी विषयों के प्राप्तांक के जोड़ को माना जाएगा। देखिएगा कि जैसे सब्सिडी को जोड़ा जाएगा, स्नातक के साथ प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यता पर अभ्यर्थी के लिए सहायक विषयों एवं प्रतिष्ठा एवं समकक्ष योग्यता के विषयों के प्राप्तांक को जोड़कर कुल प्राप्तांक निकाला जाएगा। मैं पहले ही बता दिया। अब देखिएगा मेधा सूची का अनुमोदन। अनुमोदन होने के बाद क्या हो जाएगा, नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा समिति की बैठक में मेधा सूची अनुमोदन हेतु रखा जाएगा, और मेधा सूची अनुमोदित हो जाने पर उसे सार्वजनिक किया जाएगा। किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु 15 दिनों का समय आपको दिया जाएगा। ये सारा ध्यान रखना है आपको। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर मेधा सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम मेधा सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची एवं आरक्षण बिंदु को ध्यान में रखकर चयन सूची, जिसमें उपलब्ध कोटिवार रिक्ति के अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित हो, एवं अंतिम मेधा सूची की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को भेजी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयन सूची की जांच कर उसे 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित चयन सूची संबंधित नियोजन इकाई को भेजी जाएगी, जिसे नियोजन इकाई के द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। नियुक्ति पत्र। अब देखिएगा दोस्तों कि नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से संबंधित डाक के द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। योगदान हेतु 30 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में होगा। विद्यालय के प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक द्वारा नियुक्ति पत्र की संपुष्टि नियोजन इकाई से कराने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत किया जाएगा। 30 दिनों के बाद रिक्त रह गए पदों पर पुनः रिक्ति की संख्या के अनुसार चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। पुनः 30 दिनों के पश्चात रिक्ति रहने पर रिक्ति की संख्या के अनुसार चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार कुल 3 संव्यवहार के बाद नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया सामान्यतः समाप्त हो जाएगी। खैर ये सब बात आप लोगों को उतना जरूरी नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि योगदान के समय आप क्या क्या कीजिएगा। योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, यानी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा, और संबंधित जिला सक्षम पुलिस पदाधिकारी के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना होगा, और नियुक्ति एवं योग्यता से संबंधित सभी अभिलेख कागजातों की छायाप्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी प्रमाणित कर प्रखंड कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अभिलेखों के लिए अलग अलग फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा वेब पोर्टल बनाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उस नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकेगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, लेकिन एक बात
और जान लीजिए कि जो भी अभ्यर्थी कैटेगरी में आते हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, निवासी प्रमाण पत्र बनाते हैं और आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये अपने ही नाम से बनाइएगा दोस्तों। और खास करके आप कभी कभी ये भी कहते हैं कि आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आय किसका डालेंगे। निश्चित रूप से आप तो अभी कमाते नहीं है, तो आप ऑब्वियसली अपने गार्जियन के आय को डालना पड़ेगा और गार्जियन के आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र लेकिन अपने नाम से रिलीज करना पड़ेगा। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि सभी बातें आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। मेधा सूची समझना था, ये मैं बहुत अच्छे से समझा दिया। और बाकी जो ये कभी कभी समस्याएं आती हैं कि आय प्रमाण पत्र में किसके नाम से बनाएं, आय तो मेरा है नहीं, तो आय अपने गार्जियन के आय के का होना चाहिए, यानी आय गार्जियन का होगा लेकिन उसमें नाम आपका होगा। ये चीजें क्लियर हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।